पहले 1 घंटे पढ़ाई। ओए, क्लास कब खत्म होगी? 12:10। 12:10 आज, मेरी गलती नहीं हो। 12:10 तो अपन डिस्कशन चालू। ओए, अपन डिस्कशन चालू करें कितने में? 11:40। कितने में? 11:40। अब सुनो यार, मैं गेट बंद करो। अब इसको किसी को एंट्री मिलेगी, अब जो बाहर है बाहर ही रहेगा। कोई बात नहीं, मेरी गलती थोड़ी हो। देख रहे हो टाइम? बात सुनो पहले। अब तो लास्ट डे अपन ने मास मूवमेंट पे चर्चा कर ली थी। अगर कुछ पॉइंट मासेस दिए तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीख गए थे, अरे कर गए थे। बट अगर रियली में अगर आप इक्वेशंस को देखोगे तो हमारा इक्वेशन आया था डेल्टा आर सीओ एम इक्वल्स टू M1 डेल्टा R1। याद करिए, आया था क्या? ऊपर वेक्टर भी लगा हुआ था, ये तो लगा हुआ था, प्लस M2 इंटू डेल्टा R2 वेक्टर बाई क्या? M1 प्लस M2। उधर लिखूंगा मैं। ओए, मैं क्या करूं अब तो? इधर लिख रहा हूं जो है। तो आप अगर ढंग, इधर भी तो जाने दो। सुनो इधर भाई, फिर से देखो। जो हमने बात करी थी डेल्टा आर सीओ एम का, वो आया था M1 डेल्टा आर सीओ R1, सॉरी, डेल्टा R1 वेक्टर प्लस M2 डेल्टा R2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। यही आया था इक्वेशन, पहले लेक्चर में यही आया था। फिर हमने डेल्टा आर को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मान लिया था, तो R1 R2 आ गया था। क्लैरिटी है क्या? असल में ये चीज है। अब इसका मतलब क्या, सोच के देख। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो है, इक्वल्स टू M1 इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ M1, अरे M1 का है ना, प्लस M2 इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ, वो अपना चेंज इन पोजीशन ले रहे हैं हम। क्लैरिटी है क्या? इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान समझ। मान लो आपसे बोला जाए कि ये मान लो आप 2 किलो है और ये है 3 किलो, ले लो, कोई दिक्कत ना है, 3 किलो है। क्लियर? लेट सपोज इनिशियल डिस्टेंस है इसके बीच की 10, कितना मीटर है? लेट सपोज ये है। आप 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ खींच के ले जाओ 2 मीटर, और 3 किलो वाले ऑब्जेक्ट को इधर खींच के ले जाओ 1 मीटर। ऐसे समझो आप, इसको हमने शिफ्ट कर दिया। पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं ना? सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं रहेगा कि बाद में कहीं और चला जाएगा? आपको पता करना। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड by what distance center of mass will shift. Find by what distance center of mass will shift. Find by what distance center of mass will shift. सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? अगर 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ 2 मीटर शिफ्ट किया है और 3 किलो वाले ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आगे की तरफ शिफ्ट किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉल्व किया जा सकता है क्या? कैसे करेंगे? सोच, खत्म। क्या वो नहीं करना ही नहीं आपको, वो भी करोगे आंसर उतना ही आएगा। आप कहना चाह रहे हो सर पहले का निकाल लो फिर बाद का निकाल लो, चेक कर लो। आप तो सीधा सीधा ये काम करो। मेरे को पता है डेल्टा आर सी ओ एम इक्वल टू होना है M1 डेल्टा R1 प्लस
m2 डेल्टा r2 बाई क्या m1 प्लस m2। अब ढंग से अगर देख तो m1 कितना है 2 इनटू उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, +2 की -2, तो -2 पीछे की तरफ -2 गया हो, प्लस m2 कितना है बोल 3 इंटू कितना लिखो 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे क्या 5 kg, खत्म हो गया भाई साहब, -4 + 3 बाई क्या 5, आंसर आया माइनस, ये इतना से शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हुआ पीछे शिफ्ट हुआ, आया कुछ, लिखो फटाफट। उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा, शिफ्टिंग देखो ना, मास मोमेंट जिधर ज्यादा जाएगा उधर ही शिफ्ट होगा। मास मोमेंट ज्यादा किसका है देख लो ना, 2 इंटू -2 -4 और ये 3 है, लिखे। अरे कर पाओगे ऐसे ऐसे फालतू फालतू सवाल, बहुत तरीके का सवाल देगा इसमें आपको। जैसे एक दो सवाल और लेते हैं अपन, एक सवाल और लेते हैं, इधर लिखेंगे आप, ये जाएगा ना, लो चिपक गया ये, कोई बात नहीं, ओए बातें क्यों, हाँ? कौन है बाहर, देखो 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 देखो, एक लॉट अभी भी आएगा देखो। तो नहीं है बाहर, और है एक और सवाल लो प्लीज, बातें नहीं। m1 m2 ये 3 kg, ये 2 kg, समझो इस बात को, 3 kg को इधर शिफ्ट किया गया, लेट सपोज 5 मीटर, कितना मीटर, इनिशियल सेपरेशन था 10 मीटर, 3 किलो को लेफ्ट शिफ्ट किया हमने 5 मीटर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, by what distance 2 kg be shifted, by what distance 2 kg be shifted such that, by what distance 2 kg be shifted such that their center of mass there does not shift, their center of mass does not shift। 2 किलो वाले ब्लॉक को कितना शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास उसका जहां पहले था वहीं अभी भी रहे, शिफ्टिंग ना हो। क्या कर पाओगे सॉल्व, फटाफट करो, आ गया, फुल टाइम पास है एकदम। क्या करेंगे अपन, डेल्टा आर सी ओ एम 0 कर दोगे क्या, मेरे हिसाब से डेल्टा आर सी ओ एम वही इक्वेशन लगना है, m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2, मेरे हिसाब से आ जाएगा 0 बराबर, बोल बोल वो 3 इंटू व्हाट क्या -5 प्लस m2 बोल 2 इंटू क्या, इसको x मान ले, बराबर नीचे वाला तो 0 में ही चला गया, तो मेरे हिसाब से 2x बराबर क्या 15 ले लोगे, x बराबर क्या 15/2, राइट शिफ्ट किया लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट करोगे तो बात खत्म, तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था क्या वहीं पे रह जाएगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, मतलब घूम फिर के देखो m1 x1 बराबर m2 x2 लग रहा है वहां पे, अरे लग रहा है नहीं लग रहा है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्या, ऐसे और फालतू सवाल नहीं टाइम पास के लिए, या आगे बढ़ जाए अपन। मास मोमेंट ध्यान रखना, जेई एडवांस अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू, अब कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ो, आप ड्रॉप वन में हैं, 11वीं में नहीं है जो एक टॉपिक में 1000 सवाल लेते रहे अपन टाइम पास के लिए, समझ रहे हो बात, 11वीं में होते तो इसी टाइप के सवाल आपको 3-4 दिन तक टाइम पास कराया जाता, m1 है m2 है m3 है m4 है, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
क्योंकि उनको जल्दी समझ में आता नहीं है। अब तुम अपनी जिंदगी याद करो ना, तुमको अगर समझ में आया होता तो आज थोड़ी पढ़ रहे होते सेंटर ऑफ मास। सच्चाई है वो तो। वही बात है ना, 11th में मन ही नहीं होता लोगों को पढ़ने का, ऊपर से आप लोग कोरोना वाले, तो वैसी चमत्कारी हैं आप लोग। उसमें कुछ बालक और चमत्कारी है, हाँ कुछ लोग और चमत्कारी है। सुनो मेरी बात, तो कराया जा सकता है इस पर टाइम पास का। कर पाओगे ऐसे सवाल? आगे बढ़े, हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, पॉइंट मास सिस्टम का निकाल सकते, नहीं निकाल सकते? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, ये तो करने वाले हैं अपन। एक बात बताओ, अगर मुझे RCOM निकालना होता तो मैं क्या लिखता था? प्लस m2r2 प्लस m3r3 क्या सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या सो ऑन। अगर आप ढंग से देखो जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, समझना बात, तो RCOM को मैं क्या लिख सकता हूं समझना, ये m1 r1 m2 r2 m3 r3 क्या चीज है ये? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं का समेशन ऑफ MI RI, लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डिवाइडेड बाई क्या सिग्मा MI I इक्वल्स टू 1 से लेके, ये समझते हो कि नहीं समझते हो? बेसिकली ढंग से देखो तो नीचे टोटल मास है, देखो देखो रहे कि नहीं है। अच्छा, समेशन का ही दूसरा फॉर्मेट है इंटीग्रेशन, है कि नहीं है? समेशन का दूसरा फॉर्मेट क्या है? इंटीग्रेशन। जब ये एलिमेंट बहुत छोटे छोटे हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है फिर? इंटीग्रेट। तो इनफाइनाइट चीजें हो जाए तो इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो इसी का दूसरा फॉर्मेट है फिजिक्स के अंदर, समझना इस बात को। इसको क्या लिखोगे? इंटीग्रल dm इंटू आर, समझो इस बात को। ये m क्या रिप्लेस हो गया? छोटे से मास से। अरे m किससे रिप्लेस हो गया? बट ये r छोटा सा थोड़ी हो सकता है। r क्या चीज है? अगर मैं ri बोलूं तो ri क्या है? पोजीशन ऑफ क्या mi, ri इज द पोजीशन ऑफ mi। तो इसको अगर रिप्लेस करूंगा तो इंटीग्रल dm, और ये r क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ dm या पोजीशन ऑफ व्हाट? अरे वही तो बोल पाओगे, ये r हो गया क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ dm डिवाइडेड बाय ये क्या है? टोटल, ये टोटल मास है क्या? इंटीग्रल dm। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास अगर अपने को कंटिन्यूअस बॉडीज में निकालना है, अपने को ये इक्वेशन यूज करना है। समझो इस बात को, यहां पर ये r क्या सिग्निफाई कर रहा है? सेंटर ऑफ मास और पोजीशन ऑफ क्या है? dm। अरे यही तो बता रहा है कि dm का पोजीशन क्या है, dm का सेंटर ऑफ मास क्या है। पोजीशन सेंटर ऑफ मास एक ही चीज क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि dm हमारा पॉइंट मास है। अरे कैसा मास है? तो उसका लोकेशन बताओ या सेंटर ऑफ मास बताओ, बात तो एक ही हुआ ना। तो ऐसे अपने को यूज करना है कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में। क्लैरिटी है क्या आपने को? ये कॉन्सेप्ट पहले लिख लीजिए। अब अपने को करना ये है कि हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट मासेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। m1 x1 प्लस m2 x3 x2 प्लस m3 x3, इसमें m1 m2 m3 क्या चीज है? बड़े मास है कि पॉइंट मास है? तो आप बड़े बॉडीज के लिए क्या करेंगे? हम उस बड़े बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और एक एक पॉइंट मास को इंटीग्रेट करेंगे। अरे आ रहा है कुछ? इनडायरेक्टली देखो तो आप हर बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हो और उनके मास मोमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो, और वही तो कर रहे हैं अपन। अब ढंग से देखो, पहला लिखो, इसको लिख लिया क्या? लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत ना है। बड़ी बॉडी बिना टूट फूट का, पॉइंट तो नहीं है ये। अब ऐसा नहीं कि आधा यहां ले ले आधा यहां ले ले, डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना? नहीं, वो भी नहीं बोल सकते लेमडा कांस्टेंट, वो सवाल ट्रू सवाल हो सकता है। अगर मान लो ये चौक है, इधर पतला है इधर मोटा है, कंटिन्यूअस तो है।
कंटिन्यूअस तो है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अलग बात है। आया कुछ? लिखो पहला यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड पहला लिखिए आप, यूनिफॉर्म रॉड। यहां से चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यहां से जो डेटा आएगा आपको कॉन्सेप्चुअली तो ध्यान रखना ही रखना है, बट डेटा आपको ध्यान रखना है। बट जो जेई पूछती है डेटा उतना भी ट्रिकी डेटा आता नहीं है। आमतौर पे रॉड का, सिलेंडर का, स्फीयर का यही घूमता रहेगा मामला, और पूरे के पूरे रोटेशन में जाओगे आप तो या तो रॉड ही आएगा, या तो सिलेंडर आएगा, या तो स्फीयर आएगा, बस। कोन वोन ज्यादा नहीं आता, बट आपको ध्यान तो सारा रखना है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, और वो प्रैक्टिस से आएगा और अपने आप आएगा, चिंता नहीं करना है आपको। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, फिर जब आप मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो तो इन डेटा को वहां यूज करोगे आप, तो यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा आपको। अरे क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? पहला हेडिंग रखो आप, यूनिफॉर्म रॉड। समझना ढंग से क्या करना चाह रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म रॉड, मान लीजिए कि ये रॉड है, क्या है? अब यूनिफॉर्म है तो इसका लेमडा दिया जा सकता है, या मास दिया जा सकता है, या लेंथ दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो कि मैं इसका लेमडा प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? मान लो इसका लेमडा लेमडा है। लेमडा क्या है? लेमडा क्या होता है भाई साहब? क्या मास पर यूनिट लेंथ? दिस इज मास पर यूनिट। आप ढंग से देखो तो एम लेमडा इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई एल भी लिख सकते हैं हम। अगर मान लो इस रॉड का टोटल मास है एम और टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ क्या है? एल, तो मैं क्या लिख सकता हूं? लेमडा इक्वल्स टू क्या? एम बाई एल। यहां तक क्लियर है सबको? यूनिफॉर्म है मतलब लेमडा पूरे रॉड का सेम है, ऐसा नहीं कि यहां पतला रॉड है वहां मोटा रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। क्लियर? मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। क्लियर? अब एक काम करो आप, स्टेप सीखना आसान आसान है, बस प्रोसेस सीखना। हर एक क्वेश्चन में अपने को यही करना है। हो गया डाउट खत्म? डाउट पूछने नहीं गए थे? अच्छा बैठो। ओए, इसको आप मानिए एक्स, इसको मानिए वाई। बताओ मास एक्स में है कि वाई में है? प्लीज ढंग से, फालतू की बात नहीं। एक्स में, वाई में? वाई में का सेंटर ऑफ मास हो सकता है? वाई में मास ही नहीं है। जब हम इक्वेशन लिखेंगे वाई में तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 सबका y क्या हो जाएगा? तो क्या y में सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। इसका मतलब मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, एक चीज क्या लिख सकता हूं बताओ? y COM इक्वल्स टू व्हाट? y COM इक्वल्स टू, ये 0,0 है, समझो इस बात को। y COM इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? अब आते हैं x में। x में सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि पूरे रॉड को तो आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो, समझ रहे हो बात? फिर एक एक एलिमेंट का मास मोमेंट लिखो और उसको इंटीग्रेट करो। अब आप ढंग से देखो, मैं x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं dx। क्या ले लेता हूं? इस छोटे से एलिमेंट का कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि इसका मास है dm। कितना है? क्या मैं dm की वैल्यू लिख सकता हूं? आप ढंग से देखो तो dm इक्वल्स टू क्या होगा? क्या? लेमडा इंटू dx। यहां तक क्लियर है सबको? लेमडा इंटू dx, बात समझना। अब मेरे को अगर x COM चाहिए, सेंटर ऑफ मास इन x, मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? m1 x1 प्लस m2 x2 वाला। तो इंटीग्रल छोटा सा मास dm लिखना मत, पहले देखो छोटा सा मास dm, समझो इस बात को। इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, ऊपर क्या होता था? m1 x1 प्लस m2 x2, m1 इंटू उसका पोजीशन प्लस m2 इंटू उसका पोजीशन, मतलब हर एक मास का मास मोमेंट लिखना है। हर एक मास का क्या लिखना है? और मास मोमेंट क्या होता है? मास इंटू उसका पोजीशन। यहां मास अगर dm है तो क्या dm का पोजीशन लिखना पड़ेगा? dm का पोजीशन क्या है? ओरिजिन से क्या x है, तो मेरे हिसाब से क्या यहाँ पे x आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या? इंटीग्रल dm। इंटीग्रल व्हाट? आप तो समझो इंटीग्रल dm हो गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आएगा बेटा, वही चिंता मत करो। ये इंटीग्रल क्या आ गया? अरे बात समझ में आया यहां तक? अब अगर वैल्यूज डालोगे dm का, बेटा अगर dm का वैल्यू डालोगे तो x COM आ जाएगा आपका इंटीग्रल dm की वैल्यू डाल, क्या? लेमडा dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल क्या? लेमडा dx।
अच्छा एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो ये 0 से लेके एल तक और ये भी 0 से लेके, कॉन्सेप्ट समझना बस। तो अगर सॉल्व करो इसको तो क्या बाहर आएगा बोलो यहाँ पे? तो यहाँ लेमडा बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? यहां से भी लेमडा बाहर आ जाएगा। तो आप देखोगे तो एक्स सी ओ एम आ जाएगा बालक, लेमडा इंटीग्रल एक्स डी एक्स 0 से लेके एल तक डिवाइडेड बाय लेमडा इंटीग्रल क्या डी एक्स 0 से लेके कहां तक। देखो लेमडा लेमडा गया काम से, अरे आया नहीं आया? अगर ढंग से देखो तो इसका इंटीग्रेशन बोल क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से एल डिवाइडेड बाई क्या ये एक्स हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, मेरे हिसाब से आएगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है, क्या डिवाइडेड बाई एल, सॉल्व करो तो आएगा एल बाई, तो एक्स यू एम क्या आ गया बोलो, एक्स यू एम का आ गया, मतलब रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे, ठीक बीचों बीच, यूनिफॉर्म रॉड का। बट एक्स पे तो वो डीएम मास है, हमको पूरे रॉड का चाहिए ना, तो वो डीएम 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 कहां तक जाएगा, एल तक जाएगा। अरे आप डीएम का इंटीग्रेशन एम ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट आगे जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा उसमें ये आदत डालोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये आदत डाल के रखो आप, नॉन यूनिफॉर्म में फिर लफड़ा आएगा। अबे आ रहा है कुछ क्या, रॉड का ध्यान रहेगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां 120, अच्छा एल बाई 2 कहां पर, क्या ध्यान रहेगा ये चीज। गांव में जाओगे ना तो गांव की एक आदत होती है, एक कुत्ता अगर भौंकता है ना तो पीछे पीछे सारे गांव के कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, इससे इस क्लास का कोई वास्ता नहीं है, लिखें इधर डिस्क्लेमर। मतलब क्या तुम लोग इको बना 120 120 120 पीछे तक चला गया बात। अबे रॉड का समझ में आया, अब सोचिए न्यूटन्स लॉ मतलब क्या, इनडायरेक्टली देखो तो बहुत सारी चीजें आएंगी इससे, आप कहीं भी प्रूफ करोगे तो यही चीज आएगा, जैसे लिखो 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 कोई दिक्कत ना है। देखो सफलिंग कैसे होती है, मेरे को तो डर लग रहा पता नहीं कैसे होगा, सफलिंग होगा, सब बैच का सिलेबस कहाँ सेम है, ऑप्टिक्स में सब ऊपर नीचे हो जा रहा है। सुने कहानी सुनो आप, रॉड रॉड का कहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास, एल बाई 2 ध्यान रहेगा क्या, ठीक बीचों बीच, क्लैरिटी है क्या। अब ये चीज इनडायरेक्टली यूज भी हो रहा होता, जब आप डब्ल्यूपी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हो ना अभी डब्ल्यूपी, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉड है तो रॉड की एनर्जी क्या लेते हो, कोई पॉइंट मास सिस्टम मान लो एच हाइट पर है तो उसकी एनर्जी क्या लेते हो आप, एमजी एमजीएच लेते हैं ना, बट अगर पॉइंट मास नहीं एक रॉड है तब कहां पे लोगे, वो इनडायरेक्टली कैलकुलेट होके आएगा, आपको ये एग्जैक्टली लगाना भी नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं, लेट सपोज मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये एक रॉड है, समझो इस बात को, ऐसे करके वर्टिकली रॉड है, ठीक, मान लो इसका मास एम है, लेंथ एम है, एल है, क्लियर, आप समझो ये पूरा का पूरा लेंथ एल है, इस रॉड की पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो क्या लोगे, एमजी इंटू वॉट, एमजी इंटू वॉट,
क्या कॉमन सेंस बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे L/2 पर है, तो क्या mg इंटू L/2 मेरे को लेना पड़ेगा, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी हम यहां मान सकते हैं। अरे मान सकते नहीं मान सकते, ये किससे आता है, सेंटर ऑफ मास से। बात को समझना, कहां से आता है ये, और मैंने बोला सेंटर ऑफ मास कोई फिजिकल चीज नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकता वो, सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों नहीं हो सकता फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का क्या रूल था कि उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बात को समझो आप, ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल टर्म है, पहले दिन से बता रहा हूं मैं आपको क्या चीज है ये, मैं उसके बिना भी इसको कर सकता हूं मैथमेटिक्स से, और वही चीज रिपीट होके आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैथमेटिक्स से, ये कोई नई चीज नहीं है ये। मैं अगर मान लो आपसे पूछूं कि मान लो y पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं dy, वही लॉजिक लगाता हूं मैं यहां वाला, y पे जाके अगर dy ले लूं एलिमेंट, क्या इसका छोटा सा मास लिख सकते हो, और लिख सकते नहीं लिख सकते, ऊपर हेडिंग डालेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्टिकल रॉड, वर्टिकल यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। बात समझना, उससे जोड़ रहा हूं इसको मैं, देखो भाई देखो, लिखो मत, क्या इसको डीएम मान सकता हूं मैं, अच्छा डीएम की वैल्यू क्या होगी रे, m/l इंटू क्या dy, और यही तो होगा m/l इंटू, m/l तो लेमडा हो गया इसका, इंटू इसका थिकनेस, क्या यही चीज होगा। इस छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो क्या, अरे इस छोटे से का पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, याद कर पहला लेक्चर, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बराबर पहले पे फोर्स प्लस दूसरे पे फोर्स, ऐसे तो कर रहे थे, तो एक टर्म रिपीट होके आ रहा था बार बार, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम, ऐसे तो कर रहे थे हम। पूरे रॉड की एनर्जी, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या सबका ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं अपन, सोच के देख, तो डीएम इक्वल टू अगर ये आया, तो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हो ना, क्या mgh होता है, इसके लिए क्या लिखोगे, डीएम इंटू जी इंटू इसका हाइट, क्या वाई, यहां से देखो हाइट क्या वाई हो गया, ध्यान से देखो तो क्या है, डीएम जी इंटू वाई, ये कितना आएगा बोल, क्या m/l जी वाई इंटू क्या डी वाई, मेरे हिसाब से u बराबर इंटीग्रल m/l जी वाई क्या डी वाई, y की वैल्यू क्या 0 से लेके l तक, मेरे हिसाब से अगर देखो तो mg/l का बाहर आएगा, क्या इंटीग्रल y dy आएगा 0 से लेके, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा बोलो, mg/l, ये क्या होगा y² और y²/2 क्या होता है l/, तो l/2 लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा भाई साहब, l²/2 सॉरी, अरे l² से l कट गया तो आंसर क्या है बोलो, क्या mg/l/2, देख मैथमेटिक्स से ही आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पूरे सिस्टम पे न्यूटन लॉ लगाया जा सकता है, उस पॉइंट पे क्लैरिटी है। एक रॉड को अगर आप फेंकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो पैराबोलिक में जा रहा होता है, बाकी पॉइंट पैराबोलिक में नहीं जा रहा होता, वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ, क्या थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर है, लिख लो उसको भी काम आएगा, और वही लॉजिक लगाएंगे आप चेन में, वो चेन आर्क में होगा, कटोरी पे रखा होगा, बहुत जगहों पे रखा होगा, लिखते रहे आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, इसको मिटाओ, इधर वाला तो मिटा सकता हूं या रखूं, हो गया, हाँ क्या बेटा, या तो आप सेंटर ऑफ मास के हिसाब से मान लीजिए L/2 होगा, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा mg/2, या तो आप छोटा छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर लीजिए, वही कि हमने y पे जाके छोटा सा एलिमेंट dy लिया और पूरे एनर्जी को इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो mg/2 आ गया, अरे आया कि नहीं आया, लिखो,
फटाफट लिखो, टाइम का सही यूज करना है अपने को। हाँ बेटा, लेमडा तो मास पर यूनिट लेंथ होता है ना बेटा, तो एम बाई एल ही तो हुआ लेमडा, वहां भी तो वही किया। लेमडा माना था मैंने डेटा में, एम बाई एल से, हाँ आंसर वही आएगा। अरे कर पा रहे हो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? थोड़ा इंटीग्रेशन सीखो ढंग से। अच्छा, रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तब? तरीका तो वही होता ना, वो तरीका सीखो पहले, है ना। अगला लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ करेंगे अपन। सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। मान लीजिए कि ये रॉड है, समझो तरीका, ये रॉड है, क्लियर। इसकी लेंथ है एल, कितना है? लेंथ कितना है बोलो? एल। बोलते हो नहीं यार तुम लोग। अच्छा, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो सेंटर ऑफ मास किस में, एक्स में कि वाई में? वाई में तो है ही नहीं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि वाई सी ओ एम कितना, 0। बात को समझना आप। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो लेमडा की वैल्यू आपको दी रहेगी। लेट सपोज यहां पर लेमडा दिया हुआ है, लेट लेमडा इक्वल्स टू मान लीजिए आप के एक्स स्क्वायर, क्लियर है? लेमडा इक्वल्स टू, ये आपको सवाल में प्रोवाइड किया रहेगा। मैं के एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, हो सकता है वो के एक्स हो सकता है वो के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स हो जाए, वो कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, क्लियर है क्या? वो क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया रहेगा, आप समझना। दिस विल बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, दिस विल बी, तुम लोग क्या रट लोगे इसको? यस सर भी बोल रहा है सर। दिस विल बी प्रोवाइडेड, ये क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा आपको कि कौन सा रिलेशन फॉलो करना है अपने को, क्लियर। मान लो इस पूरे रॉड का लेमडा ऐसा दिया हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेमडा बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या मास ही बढ़ रहा है? इसका मतलब लेफ्ट में मास कुछ और है, राइट साइड मास कुछ और है, क्लियर है क्या? इसका सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है क्या? ट्राई करो एक बार, वही छोटा छोटा एलिमेंट लेके, फिर मैं ट्राई करता हूं, फिर आप ट्राई कीजिए प्लीज, 2 मिनट फटाफट ट्राई करें। 3x/, एल है वहां पे, 3l/4 आया क्या? बाकी लोग भी करो, देखो करना पड़ेगा भाई साहब, छोटा छोटा एलिमेंट लेना सीखोगे तभी हो पाएगा। खूब इंटीग्रेशन है 3-4 दिन अभी, खाली इंटीग्रेशन ही आएगा अच्छे अच्छे क्वालिटी के। और जो जो इंटीग्रेशन आज करोगे, सेम इंटीग्रेशन रोटेशन में आएगा, सेम इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म में भी आएगा, हर जगह आएगा ये, इसलिए ढंग से करो इसको। रियल भाई, ठीक, बाकी लोगों को करने दें। मान लो एक्स पे जाके dx छोटा सा एलिमेंट, या
बड़े अब मैं करता हूं, देखो मैच कर लो। आप तो x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए dx, कितना? अब इसका छोटा सा मास लिखो। छोटा सा मास क्या होगा बोलो? dm। क्लियर है क्या? अच्छा dm की वैल्यू क्या बोलो? मेरे हिसाब से लेमडा क्या dx। अब मेरे को अगर xum लिखना है तो xum लिखूंगा, लेमडा dx की वैल्यू भी लिख लेते हैं अपन, kx स्क्वायर क्या dx, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल dm इनटू व्हाट, क्या इसका सेंटर ऑफ मास ये x डिवाइडेड बाय क्या इंटीग्रल dm। वैल्यूज अगर लिखेंगे तो इंटीग्रल आएगा kx स्क्वायर dx इंटू क्या x डिवाइडेड बाय बोलो क्या इंटीग्रल kx स्क्वायर dx। इसलिए नीचे में टोटल मास m नहीं लिख रहा था मैं, जरूरी नहीं कि बार बार आपको मास प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल मास। ढंग से देखो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से l और ये 0 से, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका k से k तो कट गया है ना, ऊपर क्या आएगा बोल, x की पावर 4/4। अरे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये x क्यूब है तो x की पावर 4/4 0 से डिवाइडेड बाय ये बोल क्या x क्यूब बाई 3 0 से, सॉल्व इसको अगर करेंगे आप तो आएगा l की पावर 4/4 इंटू 3 बाई क्या l क्यूब, मेरे हिसाब से 3l/4 आया कुछ की नहीं आया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, 3l/4 पर। कहने का मतलब इस रॉड को अगर आपको बैलेंस करना होगा तो आपको 3l/4 पर यहां जाके बैलेंस होगा ही। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये रॉड है तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट ये है और ये लेंथ कितना है बोलो, तो ये कितना हो गया, आया कुछ है, ये चीज है, वहां जाके आप लगाओगे mg बराबर नॉर्मल, आया। आगे कर सकते हैं, एक और सवाल करो, लिखो इसको पहले, नॉन यूनिफॉर्म रॉड में लिखे इसको, उसके नीचे वो बैलेंसिंग वाला डायग्राम बना लेना, नीचे लिख लेना इट मींस दिस रॉड विल बी बैलेंस्ड एट दैट पॉइंट, या बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ दिस रॉड विल बी एट 3l/4। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, इसका तात्पर्य यही है। हाँ इतना ही हिंदी आता है मेरे को, तात्पर्य बोलते हैं ना, तात्पर्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थात अंग्रेजी में थोड़ी बोलते हैं पागल। संस्कृत में है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में संस्कृत में कुछ नहीं करना, हिंदी वर्ड के सामने 2 डॉट लगा दो, तात्पर्य है ना, उसको कुछ नहीं करना भाई साहब। मिटाऊं क्या इसको, क्या इसको मिटा सकता हूं पक्का? अगला सवाल, हाँ लिम्डा, भाई साहब मास को नेगेटिव कैसे ले लोगे यार तुम, अब घटता हुआ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल मान सकते हैं। कहां से होगा इसमें लेमडा m/l, इसमें वो तो लेमडा बराबर m/l यूनिफॉर्म में, यहां नहीं, इसलिए नीचे बार बार लिख रहा हूं मैं इंटीग्रल dm, कि वो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्या? आप तो ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचे, मान ले, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन और करोगे, ऐसे लो, ये एक रॉड की लंबाई है l, कितनी है l, क्लियर, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन है, इसका लेमडा दिया हुआ है लेमडा नॉट माइनस अल्फा x, लेमडा नॉट माइनस ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है क्या, ऐसा करके चल रहा है मामला, तो x के साथ लेमडा बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है ना, तो खुश, तो ले सवाल लिया ये, x के साथ जैसे से आगे जाओगे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस,
ये x से जैसे से आगे जाओगे आपका लेमडा घट रहा है। आप मान लो कि यहाँ x पे जाके इस पॉइंट का लेमडा है वो। क्लियर है क्या? तो ये चीज है, वो लेमडा की वैल्यू इतना दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा सॉल्व करो। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो कांस्टेंट है लेमडा नॉट अल्फा, कांस्टेंट है। एक्स तो आगे बढ़ रहा है। लेमडा क्या चीज है इसका, समझ गए बात? लेमडा नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट होगा मेरे को नहीं पता। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखो, हर जगह आएगा। जब आप केटीजी थर्मो पढ़ रहे होगे तो पूरे यूनिवर्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आएगा। हाँ, हमने पढ़ा है, हमने कैलकुलेट कराया भी, एरोडोव का सवाल है वो। फाइंड द कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल एटमॉस्फेयर, जमीन से लेके आसमान तक। आंसर आया कुछ है? वो एरोडोव का सवाल है। तो प्लीज ओए, तभी कर पाओगे जब आपको तरीका आएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कर पाओगे वो? वही वही करो करो करो, बाकी लोग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन है इसमें और कुछ नहीं है। फिजिक्स तो एक लाइन का था, बाकी मैथमेटिक्स है बस। स्टूडेंट का सीरियसनेस यही चैप्टर से चालू होता है। यहां से उसका आत्मा डोलना शुरू हो जाता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये रोटेशन, वेव्स, गंदे गंदे टॉपिक आएंगे अब। आ गया? हाँ, कुछ तो आया, मतलब मेहनत करा तुमने है। एक्स पे जाके क्या मानो, डीएक्स। ठीक है बेटा, देखता हूं डीएम इक्वल्स टू कितना होगा बोल। अब बोलना पड़ेगा यार तुमको। लेमडा इंटू क्या डीएक्स। मेरे हिसाब से लेमडा नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू क्या डीएक्स। खत्म हो गया बात। तो वाई एम कितना बोल, अरे बोलो एक्स एम बोल। इंटीग्रल डायरेक्ट लिखूं? डायरेक्ट लिखता हूं भाई। डीएम डीएम कितना है, लेमडा नॉट माइनस अल्फा एक्स डीएक्स इंटू क्या एक्स। ये एक्स क्यों आ रहा है, उस डीएम का सेंटर ऑफ मास। अरे इसलिए आ रहा है डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास। इंटीग्रल लेमडा नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू क्या डीएक्स। कहां से कहां बोल, ये 0 से एल। मेरे हिसाब से इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? अब ध्यान सुना, ऊपर आ जाएगा इंटीग्रल लेमडा नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू क्या डीएक्स 0 से एल, और ये आ जाएगा लेमडा नॉट। इसको तो इंटीग्रेट ही कर लो साले को, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा बोलो। क्या, लेमडा नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल डिवाइडेड बाई, मेरे हिसाब से लेमडा नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। क्या क्लियर है ये? मेरे हिसाब से लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई क्या 2। एक एल तो गायब हो ही सकता है, एक एल गायब होगा, ये एल स्क्वायर बचेगा। अरे क्लियर है? तो मेरे हिसाब से एक्स यू एम आ गया लेमडा नॉट एल बाई 2 माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट माइनस क्या अल्फा एल बाई 2। सबका आया है क्या? क्या खास बात है? मतलब वो तो साला इक्वेशन कुछ भी कर दे, तुम कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे क्या? अब उसको कोई, उसको कितना भी घुमाए, क्या डरने वाली बात है?
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्या क्लैरिटी है क्या? बढ़ सकते हैं आगे? बागो बढ़, लिख लो इसको, आगे बढ़िए भाई साहब। कितना हो गया? दो हो गया, मेन यूनिफॉर्म रॉड और नॉन यूनिफॉर्म रॉड। क्या क्लियर है? तीसरा फिर क्या करेंगे अभी, पहले सुनो, सबका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सबको मिक्स करके सवाल लेंगे अपन। क्लियर? कुछ भी, वो तो इक्वेशन ही चेंज करेगा ना। नॉन यूनिफॉर्म में रॉड में क्या कर सकता है वो? सिर्फ इसी को चेंज करेगा वो, और क्या चेंज? रॉड तो रॉड ही है। एक्स के फॉर्म में दे, वाई के फॉर्म में दे, किधर भी देगा वो। हाँ नहीं बेटा, उतना तो लिमिट है कि मास नेगेटिव ना हो। अल्फा एल, अल्फा इंटू एल इज नॉट ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, है ना वो सवाल। मैं तो आपको इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं भाई। अरे आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? बढ़े क्या? अगला हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर। अब हर एक प्रॉब्लम में तरीका सीखना, बस कैसे कैसे एलिमेंट लेना है। तो प्लेट बन गया हो, रॉड कहां रहा? तो क्या बन गया हो? तो प्लेट आएगा ना बाद में, हम तो रॉड की बात कर रहे हैं। मान लो इधर भी मास है उधर भी मास है, तो साला प्लेट बन गया हो। तो प्लेट आएगा बेटा, सब्र कर, सब्र इंसान को करना चाहिए, है कि नहीं? सब्र करने का बहुत फायदा है, बताया था क्या लास्ट डे का? हाँ वही। सेमी सर्कुलर रिंग मान लीजिए आप, आर्क बोलो रिंग बोलो कोई दिक्कत। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग बोल लो आप। क्लियर? अब तो आप सोचो, वही यूनिफॉर्म लिखा है मैंने अभी, ठीक। मान लो ये रिंग है सेमी सर्कुलर, सर्कुलर क्यों नहीं लिया? उसका सेंटर भी उसका सेंटर ऑफ मास, तो कैलकुलेट करके फायदा क्या फिर? इसलिए सेमी सर्कुलर लिया, थोड़ा मेहनत करना पड़े आपको। सुनना मेरी बात, इसका लेमडा, लेमडा है, लेमडा क्या है? यूनिफॉर्म है भाई साहब, और रेडियस आर है। रेडियस क्या है? रेडियस मान लीजिए आप आर है। तो अगर आप ढंग से देखोगे, थोड़ा रिंग टाइप बनाते हैं अपन, रिंग टाइप दिखना भी चाहिए ना यार। रुको, अब रिंग दिखा थोड़ा, सुनो मेरी बात, अब रिंग है ये। लेमडा का मतलब क्या वो बोल? क्या मास बाय टोटल लेंथ? मेरे हिसाब से टोटल मास बाय व्हाट? 2 पाई आर की पाई आर, पाई इंटू आर। लेमडा का मतलब ये है, अगर मान लो लेमडा नहीं दिया हो सवाल में, मास दिया हो, क्या दिया हो, तो हम लेमडा लिख लेंगे एम बाई पाई आर। यहां तक क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? अब बोल, इसका मास एक्स में है वाई में है कि दोनों में है? दोनों में आने के चांसेस हैं, अभी तक चांसेस हैं। होगा नहीं होगा अलग बात है, अभी तक चांसेस हैं कि नहीं? चांसेस तो है। क्या करें, कैसा एलिमेंट ले? छोटा छोटा, थीटा पे जाके छोटा 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 एलिमेंट लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम जो इंटीग्रेट करेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तो छोटे मास इंटू उसका सेंटर ऑफ मास प्लस दूसरा छोटा मास इंटू उसका सेंटर ऑफ मास, तो छोटे छोटे मास में तो तोड़ना है। इसको तोड़ने का तरीका सीखना, सेम तरीका 4 चैप्टर में यूज होने वाला है। क्योंकि आप तो सोचो, थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए डी थीटा, कितना? तो इसकी लंबाई कितनी? क्या आर डी थीटा? अरे ये भी तो रेडियस आर है, हो गया आर डी थीटा। अब बात को समझो जरा, क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये कितना? क्या आर कॉस थीटा, और ये कितना? क्या आर साइन थीटा। अगर आप ढंग से बात करो तो ये जो छोटा सा मास है ना, ये छोटा सा मास एक्स में कहां रखा हुआ है? इसको आप जीरो मान लीजिए फिलहाल। क्या मान लीजिए?
तो ये x में रखा हुआ है आर कॉस थीटा पे, और ये y में कहा रखा है, इसका x कोऑर्डिनेट ही पता है हमको, y कोऑर्डिनेट ही पता है। क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर है? तो अपने को तो x में ही पता है कोऑर्डिनेट, y में ही पता है, तो हमको x में भी लिखना पड़ेगा और हमको दोनों सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब बात को समझे आप। लेमडा आ गया, डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे आप? क्या लेमडा इंटू छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ कितना है, क्या आर डी थीटा? बात समझना, ये लेमडा आ गया भाई साहब। अब सेंटर ऑफ मास अगर लिखोगे एक्स का, तो एक्स यूएम क्या होगा बोलना ढंग से, इंटीग्रल डीएम इंटू क्या एक्स, डीएम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, m1 x1 प्लस m2 x2, तो करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या टोटल मास इंटीग्रल डीएम। क्लियर? अब समझना इस बात को, अगर इसको एक्सपेंड करूं तो डीएम की वैल्यू बोल लेमडा इंटू आर डी थीटा इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट बोल, क्या आर कॉस थीटा, डी थीटा है यहाँ पे, तो थीटा कहां से कहां तक, क्या 0 से पाई तक, रिंग देखो यहां से चालू हुआ यहां खत्म हुआ, तो 0 से लेके, समझना ढंग से, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम की जगह पे क्या लिखोगे, लेमडा, लेमडा आर डी थीटा, क्या 0 से लेके पाई तक, अब यही तो लिखोगे। यहां तक किसी को डाउट? कैसे कैसे एलिमेंट लिया समझ, लिखना मत, समझ पहले, लिखो मत भाई, इतनी मेहनत फिर करूं बेटा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर cos थीटा, ये डीएम कैसे लिखा समझ में, बस कुछ नहीं, इंटीग्रल डीएम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय टोटल मास, उसको इंटीग्रेट करें अपन। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर नीचे से कुछ गायब होगा, देखो क्या गायब होगा, इधर लिखता हूं मैं, देख, लेमडा आर गायब होगा, ऊपर क्या बचा, तो ये आर क्या बाहर आ जाएगा। अगर आप ढंग से देखो तो आएगा एक्स यू एम बराबर आर इंटीग्रल क्या कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल क्या डी थीटा 0 से, और ये 0 से कॉस का इंटीग्रेशन बोल, क्या साइन थीटा। मेरे हिसाब से क्या क्या लिखोगे बोलो, क्या साइन थीटा कहां से कहां तक डिवाइडेड बाय क्या थीटा 0 से, तो आंसर आया आर इंटू 0 माइनस क्या 0, साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0, डिवाइडेड बाय क्या पाई, आंसर क्या है बोल, एक्स यू एम क्या हो गया, एक्स यू एम। बात ऐसे भी समझ में आ सकता था कि जितना मास लेफ्ट साइड है उतना ही मास बीच में ही आएगा सेंटर, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्स का कितना हुआ। बट ये पूरा प्रोसेस करने का क्या मतलब समझो, मैं पहले बोल सकता था आपको कि जितना मास लेफ्ट है उतना राइट है, सिमेट्री है, ध्यान से देखो ना, तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा। बट अगर आपसे पूछता कि रिंग हमारा यहां से यहां तक है, तब क्या एक्स का सेंटर ऑफ मास 0 होता, तो क्या इसी तरीके से जाते तुम, इसलिए जरूरी है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अगर मान लो 0 से 90 तक होता तो लिमिट क्या कर देते तुम, बस क्या 0 से π/2, तरीका तो वही रहता ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एकदम समझ के, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कर लोगे क्या, लिखो भाई साहब एक्स यू एम निकाला, अभी वाई नहीं निकाला हमने, बस एक्स निकाला है, वाई तुम निकालोगे। वो भी 0 आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, फिर करते हैं अभी सॉल्व, क्यों दिखा अपन तरीके से करते ना यार, वही फटाफट लिखो और वाई सी एम कैलकुलेट करेंगे सब लोग मिलके, सब लोग मिलके वाई सी एम कैलकुलेट करेंगे। फिर लिखिए, समझ में तो आ रहा है, अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखे, बेटा m1 इंटू x1 लिखते हैं ना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है उस मास का, तो लेंगे ना r cos थीटा, वो y में है कि x में, तो y वाले में लेंगे उसको,
ये तो एक्स निकाल रहे हैं हम। किसका एक्स में सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहीं पर है, एक्स में यहाँ है, वाई में नहीं। अभी वाई ऊपर जाएगा मामला, बिल्कुल इसका बाहर ही आएगा, इसका तो बाहर ही आएगा, सोच के देखो, इसका बाहर आएगा। हाँ, इसलिए वो जो गलत लॉजिक होता है ना, मास यहाँ है, अब वो अभी आएगा इंटरेस्टिंग चीज, देखो तो सही, मैं बताने ही वाला था वो। इसलिए तुमको जो शुरुआत में क्या सेंटर ऑफ मास का क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, सेंटर ऑफ मास जब स्टार्ट होता है वो शुरू में ही गलत ज्ञान ले लेता है कि वहां टोटल मास है। हो ही नहीं सकता भाई। इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास हवा में आएगा, हवा में आएगा, इसमें कहां मास मानोगे, मानो आप, वो रिंग पे आएगा ही नहीं, तो बाहर आया ना रिंग से, वहां पूरा मास मान लें, कुछ भी नहीं है मास वहां असलियत में, बट फिर भी हम मान रहे हैं वहां। न्यूटन्स लॉ वहीं लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगे। बस पूरे का जब मोमेंटम लिखोगे तो यहीं पे वैलिड होगा, पूरे का नेट फोर्स लिखोगे वहीं पे वैलिड होगा, ये है वो चीज। इसलिए जब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे ना हम, तो वही चीजें लगा रहे होंगे। वही जब इसकी एनर्जी लिखोगे ना तुम, तो इसकी एनर्जी क्या लिखोगे, mgh लिखोगे क्या, वही पॉइंट लिखोगे, समझ गए। बट वहां मास असल में है ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि इसको गलत तरीके से मत पढ़ो सेंटर ऑफ मास को। बच्चे क्या डर यहां मान लो पूरा मास है, कैसे मान लू मैं, हाँ पहले पढ़ तो ले, ये पार्ट कौन सा है, कैलकुलेशन है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा ना बेटा, वहां एक्सेलरेशन भी आएगा ना अगला टॉपिक। फिर तुम लोग को सबर नाम का चीज ही नहीं है। दो मिनट और, वाई सी यू एम क्या लिखो बोल, इधर देख सब लोग प्लीज। अच्छा वाई सी यू एम क्या लिखोगे, इंटीग्रल डीएम इंटू क्या, एक्स की वाई। अब सब लोग इधर देखिएगा प्लीज, इंटीग्रल डीएम, मेरे हिसाब से इंटीग्रल डीएम, डीएम बोल क्या, लेमडा आर डी थीटा इंटू वाई, क्या आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल लेमडा आर क्या डी थीटा, जीरो से लेके कहां तक, जीरो से लेके पाई तक, लेमडा आर लेमडा हम गया काम से। मेरे हिसाब से इधर बाहर आएगा आर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, समझो इस बात को, माइनस कॉस थीटा जीरो से लेके कहां तक, डिवाइडेड बाय क्या थीटा। अरे होगा नहीं होगा, मैं तो आपको बोलता हूं अच्छा तरीका है, इसमें माइनस में फंसोगे, इसको माइनस को हटाओ, लिमिट को पलटी मारो, बेस्ट तरीका। माइनस हटाओगे, लिमिट पलटी मारोगे तो आएगा आर कॉस थीटा का लिमिट क्या, पाई से लेके जीरो तक, डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या पाई, अरे ये तो आएगा मेरे हिसाब से आर कॉस जीरो क्या होगा, वन, माइनस ऑफ क्या, माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा भाई, भाई क्या पाई, ये आंसर आ गया 2r बाई, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मतलब अगर आप ढंग से देखो तो इस भाई साहब का सेंटर ऑफ मास यहां पर है 2r बाई, ये है सेंटर ऑफ मास। असलियत में बताओ यहां पे कितना मास है, कुछ भी नहीं है, हवा में है पॉइंट, हो कहां है वो, हवा में है भाई साहब, इस बात को समझो। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आएगा बेटा, बस बढ़ गया, यहां तक आ गया। एक चीज अपन बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर लाई कर सकता है, अभी बॉडी से बाहर आया ना, रॉड वाले में बॉडी के अंदर था, यहां पे बॉडी से बाहर है कि नहीं है। इसको लिखने के बाद एक पॉइंट लिख लेना, सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड बॉडी, सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड बॉडी। अब करेंगे डिस्कशन अपना, क्या याद करना है, क्या चीज,
ये डेटा आपको कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वहां तो जीरो होगा, जेड सी एम तो बाई डिफॉल्ट जीरो हो गया। ओए वो आएगा ना बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी कैलकुलेट तो करो। अब ऐसे बार बार बोलना कि बैलेंसिंग पॉइंट होता वो भी गलत है। तुम करो उसको बैलेंस, वहां पे कहां करोगे, हवा में उंगली करते रहो। एससीवी हाँ ओए बेटा, बात सुनो, बात तो सुनो पहले। अरे वाई में भी तो तुम्हारा मास यहां से यहां तक है, जीरो से पाई तक ही तो लोगे। वेरिएबल क्या है वाई में, देखो ना यहाँ पे, तो डी थीटा तो ये वेरिएबल, तो थीटा तो जीरो से पाई तक ही आएगा। एचसीवी प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूं, जो तरीका चल रहा है चलने दो, आज एचसीवी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे सुनो तो मेरी बात, एचसीवी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे जो यूरोडो बचा हुआ है, फिर आधे घंटे में उसको निपटाएंगे हम, उसके बाद मॉड्यूल हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये और यूरोप करते करते मॉड्यूल ही खत्म हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, मुझे पता है वो। फिर भी अगर नहीं बन पा रहा तो थित्तर हो तुम। आगे नहीं, पहले यहां देखो। ओए हाँ बेटा, हाँ वो तो बिल्कुल करेगा वो तो। नहीं लैम्डा वेरिएबल के लिए कैसे बोल देंगे, ओए आएगा ना, आएगा, वो सब कराएंगे। एचसीवी करके आए हो क्या? चलो आओ, सर्कुलर का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10। एक बच्चा है 10 में, एक बच्चा है 10 में। बेटा बात को समझे आप पहले, बट वर्टिकल का मतलब सर्कुलर से कर सकते हैं, डोंट वरी। Stone is fastened to one end of the string only. Find the minimum speed the stone can have at the, ये वर्टिकल सर्कुलर में पढ़ाया जाएगा बेटा आपको। सर्कल कर ले, वो एनर्जी से करना पड़ेगा, इसको आप सर्कल कर लीजिए। कहां से? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। अभी नहीं आएगा वो चीज, अभी अभी क्या चल रहा है, अभी एक आदमी बोलो ना, पोटेंशियल नहीं चल रहा है अभी, तो बहुत टाइम लगेगा फिर वहां तक। ओए वर्टिकल सर्कल पढ़ने के बाद ही आएगा वो, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। बात को समझो आप, बट इसको किया जा सकता है, इसको किया कैसे जा सकता है समझो आप, मैं बता देता हूं आपको, चिंता मत करो ना। अभी तो ये छोटा सा पार्ट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ये कैसा चौक आ गया यार, हाँ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, हाईएस्ट पॉइंट पर। ओए नीचे क्या लग रहा होगा बालक? mg। अच्छा रस्सी से अगर बंधा है तो क्या नीचे टेंशन टी भी लग रहा होगा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो सेंटर की तरफ क्या एक्सेलरेशन होगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे सेंटर की तरफ? t प्लस बराबर क्या, mv स्क्वायर बाई r। अगर इसको सर्कल के अंदर घूमना है तो क्या टेंशन जीरो नहीं हो सकता, रस्सी लूज नहीं हो सकता ना। आप तो ऐसे सोचो कि t बराबर है mv स्क्वायर बाई r माइनस क्या mg, t मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब mv स्क्वायर बाई r माइनस mg क्या, ग्रेटर देन जीरो। m से m कट गया, क्या v स्क्वायर बाई r ग्रेटर देन g, यहां से v नहीं निकाल लोगे, खत्म। ठीक है आगे आ जाएगा आंसर, क्या आएगा देखो, रूट आर जी दिख रहा है मेरे को, आंसर वही दिया होगा, तो उतना भी डिटेल में नहीं है। 11 12 13 14 14 14 डाउट है, तो बच्चे का डाउट है 14। देखो ये भी वर्टिकल का लग रहा है मेरे को, बट देख लेते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 1 हैज मास, ये ओके इस बताएगा, मैं बताएगा
किसका किसका डाउट है ये? बट शर्माओ मत, डाउट है तो पूछो ना। एक तो अच्छी बात है कि तुम करके आए हो, उसमें भी तुम शर्मा रहे हो डाउट पूछने में। अब सुन, सवाल बोल रहा है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम लेंथ 1 मीटर हैज मास ये, ठीक है। कहां पे पूछा है वो? लोएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट पे ये नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा बालक? t। अरे यही तो लगेगा। इधर क्या वेलोसिटी v है? v दिया भाई क्या? v इज 1.4 ऐसा लिखा है ना। मैं तो v के टर्म्स में लिख देता हूं आपको। यहां अगर ढंग से इक्वेशन लिखोगे, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो सेंटर के अंदर क्या सेंट्रीपिटल होगा? तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? t माइनस एम जी बराबर क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो t की वैल्यू हो गई एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस क्या? एम जी। सब पढ़ाया हुआ चीज है यार, ये सब टेंशन आ जाएगा। m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, g पता है, r पता है, खत्म। आप पिछला क्वेश्चन था वो मैक्सिमम पे, यहां पूछा हो। कर लोगे क्या? 15 डाउट है क्या? बच्चों का डाउट है तो क्या करें? पूछ लेता हूं। सपोज द बॉब ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम हैज ये। बेटा ये जो थीटा एंगल पे बोल रहा है ना आपको, फाइंड टेंशन एट दैट इंस्टेंट when the string makes an angle 0.2 radian with the vertical, find the tension at this instant. You can use cos theta equals to a and sin theta equals to 0 for small theta. वो सब चीज बोल ही रहा है। sin theta equals to theta for small theta, वो सारा कुछ दे ही रहा है वो। उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। किसी थीटा एंगल पे इक्वेशंस लिखिए आप। थीटा एंगल पे अगर वही मैं इसी बता रहा हूं, देखो मैं सुन, मान लो यहां पर है, ये थीटा है क्या? सवाल में कहां से थीटा लिया बोलो? क्या वर्टिकल से लिया है? हाँ, फ्रॉम वर्टिकल। भाई ये थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 ना, तुम वैल्यूज डालते रहना, मेरा काम नहीं हो। बोल नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। अब लगेगा लगेगा, ये थीटा तो कहीं भी थीटा। इधर क्या लगेगा बोल? और इधर क्या लगेगा? क्या mg साइन थीटा। इधर क्या लगेगा बोलो? t। सेंटर की तरफ AC होगा। इक्वेशन क्या लिखोगे? अब ये v इधर है तो बोल क्या लिखेगा? t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या t निकल जाएगा यहां से? कॉस थीटा को क्या लिखोगे सवाल के हिसाब से? इसको लिख लोगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ रेडियन में। वर्टिकल है बेटा वो, देखो वर्टिकल है। बेटा वर्टिकल है। अरे समझ रहे हो क्या? 16 उसी तरह का है। 16 सेम है बेटा। 16 नहीं, हाँ 16 17 डाउट है क्या? 17 ए पर्सन स्टैंड्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन इज ट्रू वेट। ये तो हो गया होगा। इफ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट, द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन दिस केस? जा बेटा, जो रीडिंग है, सुनो मेरी बात पहले। बाय इफ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज, इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे रीडिंग क्या आती है? mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे आता है ना। तो आपका जो रीडिंग है वो ओरिजिनल वेट का हाफ है, मतलब mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 1/2 ऑफ mg। अरे कर पाओगे? आप तो लिखोगे mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर क्या? mg/2। अरे यही तो लिखोगे। यहां से सॉल्व करके क्या ओमेगा नहीं निकाल सकते हम? अरे ओमेगा निकल जाएगा तो क्या टाइम पीरियड निकल जाएगा? किसका डाउट था भाई? एक बार हाथ तो खड़ा करो पहले, डरो मत। तुमको ही समझ, खड़ा हो जाए एक बार। डांट नहीं रहा हूं, मेरे को थोड़ा तुमको फोकस करके बताऊंगा। खड़े तो वहां और कौन थे? आप भी थे खड़े होइए। आप कौन थे यहाँ? मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन समझ में आया? इक्वेटर पे ये वेट होता है, वो बोल रहा है कि ये वेट उसके ओरिजिनल का हाफ है ना, इसलिए खड़ा किया तुम ही को फोकस करके बताऊं। तो ये इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत हुआ नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा?
ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई, यही तो टाइम पीरियड है। अरे एक चक्कर का टाइम तो वही है ना, वो टी निकालना है। निकाल लोगे आप? निकाल पाएंगे? बैठिए। नहीं निकाल पाए मैं करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब कौन सा बताना है बताओ? 18, 19, 18 डाउट है कि 19 डाउट है बे? 18 भी डाउट है क्या? 18 पढ़ लूं पहले। 18 किसका किसका डाउट है बेटा? शर्माओ मत, शर्माओ मत, करके आए तो शर्माओ मत। 12 तक क्लास थी ना यार, 12-10 तक लेनी थी अपने को। तो एक और सवाल कर लेंगे अपन तो। 18 वही, 18 किसका डाउट था बताओ? हाँ, ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36। अरे the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4. What are the possible speeds of vehicle so that बेटा V max और V minimum निकालना है। बैंकिंग अब रोड में अगर थीटा एंगल पे रोड हो तो क्या V max और V minimum निकालना सिखाया था? वही तो सेम सवाल है। कर लियो क्या? किसका डाउट था ये? पर डरो मत बे, कर लोगे। तो अभी तक क्यों नहीं किया? तू ट्राई नहीं किया तो मेरे को लग रहा है पढ़ के छोड़ दियो बस। क्या बेवकूफी। हाँ हाँ, बैंकिंग एंगल। बैठो का तो क्या बताता हूं मैं, बैठ तो जा। बोल रहा है कि 20 मीटर का रोड है, समझना, is banked for vehicles going at a speed of 36. If the coefficient of friction is this and this, what are the possible speed of vehicle so that ये एक रोड है जो 36 मीटर पर सेकंड के गाड़ी के लिए बैंकिंग किया हुआ है। कुछ बात समझ रहे हो? किसके लिए किया हुआ है? तो अभी आपको वेलोसिटी दिया है विदाउट फ्रिक्शन। किसके दिया है? वो जो 36 किलोमीटर पर आवर है वो रफ्तार है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कितने वेलोसिटी से उस पर सेफली चल पाता। कटोरी प्रॉब्लम याद करो, कटोरी प्रॉब्लम में जब फ्रिक्शन नहीं होता था तो एक रफ्तार आती थी कि दो, वो बिना फ्रिक्शन वाला रफ्तार है। क्या वहां से तुम थीटा निकाल लोगे? अरे निकाल पाओगे? मेरे हिसाब से वी स्क्वायर बाई आर जी आएगा टेन थीटा। मेरे हिसाब से क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई, वही आया भी था, याद है मेरे को, आज तक कटोरी प्रॉब्लम में आया था ना। अब वो थीटा आ गया तो उसको फ्रिक्शन के साथ सॉल्व कर लेना है। क्लियर? अब डाउट क्लियर है? अब बताओ 19 नंबर क्या हो गया? एक बच्चे का डाउट है, दो बच्चे का, 3 4, 19 नंबर पढ़ लेता हूं, अब क्या दिक्कत है। A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge which is in the form of circular arc of radius r and has a total length L. कौन था वे? आर्क लेंथ R है, लेंथ L है। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। मोटरसाइकिल चल रहा है हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कॉन्टेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन। एक तो ये प्योरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। इट इज प्योरली फ्रॉम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको करना ये है, एक तो लिख लो वहां वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो सर डिस्कस करा देंगे, मैं बात कर लूंगा उनसे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है मेरे के बाद? मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको 2 मिनट के लिए। वो आपको बोल रहा है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी जिससे कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट ना टूटे, मतलब नॉर्मल जीरो ना हो। अब आप क्या करोगे? किसी भी एंगल पे जाके एफबीटी बनाना, सेंटर का तरफ का फोर्स इक्वल टू क्या, एम इंटू ए सी, उसमें नॉर्मल जीरो कर देना। क्या जीरो कर देना? वहां से एक वी आएगा, उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? बात समझ में आया? बाकी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है ये टॉपिक, 110% आएगा। और वर्टिकल सर्कुलर में ऐसे सवाल खूब आएंगे। एक कटोरी के ऊपर ब्लॉक है, उसको स्लाइड कर दिया, कहां जाके कांटेक्ट छोड़ेगा। बहुत सारे सवाल है वहां पे। एक सवाल ऐसा है, इसको सिर्फ एक सिंगल सवाल, 19 नंबर है ना, 19 में लिख लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मैं बोल दूंगा उनको, है ना, वो करा देंगे आपको।
क्लियर? एक पढ़ लो इस टॉपिक को, नहीं तो क्या कॉन्फिडेंस वैसे लूज हो जाए फिर तुम्हारा। हाँ क्या? अब 11 पढ़ूं पहले? उस समय तो डाउट पूछे नहीं तुम। क्वेश्चन 11 पढ़ने दे मेरे को पहले। A ceiling fan has a diameter A of the circle through the outer edge of the three blades of 120 centimeter and RPM equals to 1500 at full speed. Consider a particle of mass 1 kg is sticking at the outer end of the blade. How much force does he experience when the fan runs at full speed? Who exerts his force on the particle? Exert force, ठीक? How much force does the particle exert on the blade along its surface? हाँ बेटा, आप बोलो क्या दिक्कत हो गया? खड़े हो जा पहले। हाँ, स्टिकिंग की जगह कहाँ स्ट्राइक करता है? नेक्स्ट पंखा है, पंखा पे एक पार्टिकल चिपक के रह सकता है। क्या स्ट्राइक किया मतलब? कैसे स्ट्राइक किया है? पंखा चल रहा था, पार्टिकल आया कहां से? वो तो फिर एंगल पे डिपेंड करेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन इट्स मोमेंटम। वो तो अलग क्वेश्चन हो गया। वो आया, टकरा के वापस गया, तो मोमेंटम का सवाल है। अरे आ रहा है कुछ। आप एक काम करो, एचसीवी तो निपट गया अपना। एक सवाल प्योरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, चिंता मत करो, हो जाएगा वो। 19 नंबर सवाल मैं बोल दूंगा उनको। क्लियर है क्या? सुनो मेरी बात, एचसीवी खत्म, बढ़िया सा डिस्कशन हो गया। सर्कुलर का एक टेंशन तो दूर हो गया अपना। डिस्कशन होगा, तुम करके आओगे, बिल्कुल होगा, चिंता मत करो। अरे ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डे का काम है, अब जो नेक्स्ट, सुन लो मेरी काम, नेक्स्ट डे काम तरीके से चलेंगे अपन। सेंटर ऑफ मास में भी आपको 2-3 दिन होमवर्क नहीं मिल रहा है, उसको यूज करेंगे हम। आपका काम है एचसीवी का सर्कुलर का ऑब्जेक्टिव पूरा। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 प्लस जो इरोडो में 50 तक मैंने बोला था। अरे आया कुछ? यही लास्ट के टाइम पे करेंगे हम। 1 घंटा पढ़ाई, फिर लास्ट के आधे घंटे वो होगा। जितना हो पाए आगे दिन एक्सटेंड करेंगे। उम्मीद है अगले दिन हो जाएगा वो। और उसके अगले दिन मुझे जो उम्मीद है, एक लेक्चर के बाद, अगर आप इरोडोव कर चुके हो 50 तक, आप पूरा का पूरा एचसीवी लगा चुके हो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, मुझे नहीं लग रहा कि मॉड्यूल में कुछ बचेगा। फिर उसके बाद 1-2 सवाल मुश्किल से बचेंगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो। ईमानदारी से पूछो तो 1-2 से ऊपर नहीं बचेगा। अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वैसे शुरू में भी ऐसी करा रहा था मैं आपको, ऐसी बात नहीं है। शुरू में हम इसी रफ्तार में चल रहे थे, बट क्या 5-10 बच्चे जो अभी गायब है ना, उनको थोड़ा कष्ट हो गया। मैं बताता हूँ फैक्ट कि सर ये तो पाथफाइंडर करा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, लोड ज्यादा बढ़ रहा है, अपनी मौत हो रही है, तो क्या उसको रोकना पड़ा अपने को। बात को समझे। बट अगर गायब है तो आपके लिए फायदा है। शांति से पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? एकदम ढंग से पढ़ाई हो रही है। क्लैरिटी। उस दिन तो मेरा दिमाग ही खराब होता है, मैं पढ़ाऊं ही नहीं इस बैच में, है ना। वो गायब है, अच्छा आपके लिए फायदा है। इसी तरीके से होमवर्क करते रहोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, आधे घंटे डिस्कस करोगे, सारा चीज डिस्कस हो जाएगा। और चिंता बिल्कुल नहीं करना, अपने आप होगा क्लैरिटी के साथ। बट टॉपिक को पढ़ो, समझ के पढ़ो, होमवर्क करते रहो, सब कुछ होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बैच सफलिंग होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है अपने को। बैच जब सफलिंग होगी तो तुमको ये चिंता नहीं करना कि ये उसमें चला गया, ये उसमें चला गया, वो उसमें चला गया। ऐसा नहीं होता है, इस बात को समझो। तुम अगर ढंग से पढ़ोगे ना, मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तुमको, मैं सेंटर ऑफ मास उस लाइन में, मेरे को पता है बच्चों का पोटेंशियल क्या है। तुम अगर ढंग से पढ़ोगे ना, ईमानदारी से बोलता हूं मैं, तुम अगर अपना मेहनत 100% करोगे, मेरे मेहनत में कमी नहीं होती है। तुम अगर अपना मेहनत करोगे ना, तो साला तुम जिस बैच में हो उस बैच को स्टार बना के छोड़ देंगे अपन। बट तुमको मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को समझो। पढ़ना तुमको है, कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवाता, सिलेक्शन बच्चा अपना खुद करवाता है। इस बात को समझो आप। हमारी औकात नहीं सिलेक्शन कराने की, सिलेक्शन आप खुद अपना करवाते हैं अपने आदतों से। अरे समझ रहे हो इस बात को? इस बात को मन में बिठाओ ना। इस बार के टॉपर से सीखो। रैंक 1 to 4 को किसने पढ़ाया भाई? बड़े टीचर ने। कोई नाम तक नहीं जान रहा उसको किसने पढ़ाया। वो बच्चा अपना मेहनत किया है। कोई टीचर से बनता थोड़ी क्या बच्चा। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। तुम अगर कसम खा लोगे, तुम तो साला मेरे को पढ़ाओ, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, कौन पास करा लेगा भाई? कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं है।
हाँ एनवी सभी मान लो पढ़ा रहे हैं, तुम कसम खा लो मेरे को नहीं पढ़ना, पास करा पाएंगे क्या आपको? पढ़ना आपको है, सिलेक्शन अपना आप खुद कराते हैं। गलत संगति से बच के रहेंगे, क्लास ढंग से करेंगे, होमवर्क ढंग से करेंगे, अपने आप होगा। 110% होना ही होना है वो। क्लियर है? मिले नेक्स्ट डे अपन, अब नेक्स्ट वीक मिलना है अपने को, नेक्स्ट वीक पक्का। अरे समोसे में क्या रखा है? हाँ रुको रुको रुको,